नमस्कार, मैं तथागत। आज दुनिया भर के ग्रेट एक्सप्लोरर्स की चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के क्षेत्र में कई ऐसी खोजें हुई मध्यकाल में जिसने कि पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। 15वीं शताब्दी और उसके आसपास के समय में कई ऐसे लोग हुए जिसमें एक बड़ा नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। एक दूसरा बड़ा नाम आता है वास्को डी गामा का। मैगलन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसे कई लोग जिन्होंने की नई दुनिया की खोज की। अमेरिका की खोज हुई वो साल था 1492। भारत आने का समुद्री रास्ता, समुद्री मार्ग है, यूरोप के लोगों को नहीं पता था। उन दिनों स्थल मार्ग से भारत पहुंचने में लगभग 3 से 4 सालों का समय लगता था। बेशक उस पुर्तगीज यात्री जिसका नाम वास्को ड गामा हुआ करता था वो भारत आए। ऐसे महान एक्सप्लोरर्स की थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे आज। यदि पुराने ज़माने की बात की जाए तो एक बड़ा हीरो भर करके सामने आए और वो थे यूनान के शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम भारतीय सिकंदर के नाम से जानते हैं। सिकंदर ने सिकंदर यूनान के शासक हुआ करते थे। उन्होंने पड़ोस के देश इजिप्ट को जीता। बाद में उन्होंने मेसोपोटामिया में अपने कदम रखे, वहाँ भी उन्होंने अपना विजय पताका लहराया। उसके बाद जो पर्शिया हुआ करता है, जो आधुनिक ईरान हुआ करता है, वहाँ वो पहुँचे और उसको भी जीता। विजय पताका फहराते हुए सिकंदर काबुल कंधार के इलाके अफ़गानिस्तान को आए। आधुनिक जो पाकिस्तान का इलाका है, झेलम के उस पार तक पहुंच चुके थे। यदि पुराने ज़माने की बात की जाए तो एक ग्रेट एक्सप्लोरर निश्चित रूप से सिकंदर हुआ करते थे, या फिर दुनिया उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। सिकंदर के बाद एक खास नाम हमारे देश में जुड़ा हुआ है फाहियान का। फाहियान चीनी बौद्ध संत हुआ करते थे। उन्होंने भारत की यात्रा की थी। वो साल था फाहियान 399 जबकि भारत को आए फाहियान, और लगभग 15-16 सालों तक फाहियान भारत में रहे। 15-16 सालों में फाहियान ने भारत में आकर के बौद्ध धर्म की सेवा के लिए बहुत सारी पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और फाइनली वो वापस चाइना चले जाते हैं। एक और खास चीनी यात्री जिनका नाम था वेनसांग या वेनसांग हम लोग कहते हैं, वो भी चीनी बौद्ध यात्री हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी पहले ही अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया देशों में, एशियाई देशों में, साथ ही साथ चाइना में, तिब्बत के इलाके में प्रसारित किया गया था। चीन के लोग आज भी लगभग 34% लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। हमारे देश में फाहियान हिंदुस्तान में वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते आए। वो पाटलिपुत्रा वो रहे। पाटलिपुत्रा में लगभग 3 साल का समय उन्होंने गुजारा। उसके बाद वो नालंदा में रहे। वो नालंदा में उन्होंने भारतीय भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की, पाली भाषा का अध्ययन किया, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, बौद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया चीनी भाषा में। फिर उनकी इच्छा थी सिलोन जाने की, जो आज का 1972 के बाद सिलोन का नाम बदल गया और वो श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका से आजकल जो हमारा बे ऑफ बंगाल का इलाका हुआ करता है, उस रास्ते से वो वापस चाइना गए। एक खास नाम और हम चर्चा करेंगे जो यूरोपियन हिस्ट्री में बड़ा फेमस हुआ करते हैं, और उनका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो के पिता जिनका नाम निकोलो पोलो था, और वो भी एक बड़े नेविगेटर हुआ करते थे। निकोलो पोलो अपने भाई मफेलो पोलो के साथ चाइना की यात्रा कर चुके थे।
13वीं शताब्दी में मार्को पोलो चाइना पहुंचते हैं। सचमुच में मार्को पोलो इटली के रहने वाले थे। उस समय बहुत कांटेक्ट नहीं हुआ करता था यूरोप का एशियाई इलाकों से। दक्षिण एशिया के इलाके समुद्र रास्ते की खोज नहीं हुई, समुद्री रास्ते की खोज नहीं हुई थी। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों में यूरोपीय लोगों का आगमन प्रायः नहीं हुआ करता था, बल्कि उस समय शिल्क मार्ग हुआ करता था, रेशम मार्ग हुआ करता था, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया समेत संपूर्ण एशिया, पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, तमाम जो हमारा भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये सारे इलाके दक्षिण पश्चिम में रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। व्यापार हुआ करता था, लेकिन लोगों का आवागमन प्रायः नहीं हुआ करता था। इसलिए यूरोप के देशों में भारत या चाइना जैसे देशों के बारे में जानकारियों का अभाव था। मार्को पोलो उस समय कुबलय खान नाम का व्यक्ति चाइना के शासक हुआ करते थे। कुबलय खान के ज़माने में मार्को पोलो चाइना पहुँचे और चाइना में उन्होंने कई साल गुजारे। वो बीजिंग पहुँचे। उस समय भी चाइना की राजधानी बेशक बीजिंग हुआ करती थी। ये कहानी है 13वीं शताब्दी की। अगले जो ग्रेट एक्सप्लोरर हुआ करते हैं उनका एक खास नाम है इब्न बतूता। एक खास व्यक्ति हैं जिनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक्चुअली सचमुच में अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी इलाके में, या फिर कहा जाए बिल्कुल उत्तरी इलाके में, मेडिटेरेनियन सी का जो इलाका हुआ करता है, उस इलाके में इब्न बतूता का जन्म हुआ था। मोरक्को के रहने वाले थे। पहली बार वे मक्का की यात्रा पर गए, जो कि सऊदी अरेबिया में पड़ता है। बाद में वो रशिया को गए, वो उसके बाद वो अफ़गानिस्तान को गए। वो वक्त के साथ इब्न बतूता साल 1333 ईस्वी में भारत भी आए। भारत के जो सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने इब्न बतूता को अपना राजदूत बना करके चाइना भेजा। हालांकि चाइना में वो रॉबरी के शिकार हो गए। वो उनकी जो साजो सामान हुआ करते थे वो सब लूट लिया गया। शिलोन की उन्होंने बाद में यात्रा की, मलेशिया की यात्रा की, सुमात्रा की यात्रा की, कई देशों की यात्रा की उन्होंने। फाइनली वो साल, जहाँ तक है मैं समझ पाता हूँ, वो साल हुआ करता था 1348, जबकि इब्न बतूता जो है अपने देश मोरक्को वापस पहुँच गए। अब इसके बाद साल आता है वो 1487, 1487। उन दिनों यूरोप के लोगों की बहुत इच्छा थी भारत तक पहुंचने की। भारत आना उस समय आसान नहीं हुआ करता था। स्थल मार्ग से भारत तक पहुंचने में 3 से 4 साल लगा करते थे। इतना समय भारत आने के लिए बहुत बड़ा था। फिर भारत से वापसी, बेशक उन दिनों जो सऊदी अरेबिया और टर्की का इलाका हुआ करता था, उस इलाके में काफ़ी सरदार लोग हुआ करते थे और काफ़ी ले भी दिया करते थे सामानों पर। यूरोप के लोगों को बेशक एक सेकुलर रास्ता चाहिए था, एक ऐसा रास्ता, एक निरपेक्ष रास्ता जिस रास्ते से वो भारत पहुंच सके। इस क्रम में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बार्थोलोमियो द डायस। लेकिन बार्थोलोमियो द डायस भारत नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन फिर भी वो अफ्रीका के दक्षिणी इलाके, सबसे साउदर्न मोस्ट जो टीप हुआ करता था, जो अब जाना जाता है केप ऑफ गुड होप के नाम से, सचमुच में उसका नाम बार्थोलोमियो द डायस ने केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा था। लेकिन बाद में जब बार्थोलोमियो द डायस अपने देश पुर्तगाल पहुंचते हैं, तो वहाँ जो शासक हुआ करते थे किंग जॉन सेकेंड, उन्होंने इनकी कहानी को सुना तो उन्होंने उस जगह का नाम सुझाया कि नहीं, ये जगह होना चाहिए केप ऑफ गुड होप।
सचमुच में किंग जॉन का मानना था कि दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच जाने के बाद भारत या एशिया, दक्षिण एशिया के दूसरे देशों तक पहुंचना आसान होगा। तभी उस केप का नाम उन्होंने रखा, अंतरीप का उन्होंने नाम रखा केप ऑफ गुड होप। बड़ा खूबसूरत नाम है हिंदी में इसका, और वो नाम है उत्तम आशा अंतरीप। अगले 5 साल बाद 1892 का वो साल था, और कोलंबस ने एक और यात्रा शुरू की, और यह यात्रा भी भारत को पहुंचने के लिए थी। सचमुच में कोलंबस इटली मूल के हुआ करते थे, उनका जन्म इटली में हुआ था, लेकिन वो इटली के शासक को मना नहीं पाए। सचमुच में उनको एक एक्सपेडिशन पर जाना था, एक बड़े एक्सप्लोरेशन पर जाना था। इसके लिए उनको जहाज़ों की ज़रूरत थी, कुछ लोगों की ज़रूरत थी, बाज़ाब्ते खाने पीने की सामग्रियाँ उनको चाहिए थी। जब स्पेन के दरबार में स्पेन की रानी उस समय हुआ करती थी, और उनका नाम था क्वीन इज़ाबेला। क्वीन इज़ाबेला के दरबार में वो पहुंचती हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं वो कोलंबस। इटली को छोड़ दिया उन्होंने, और वो चले जाते हैं पड़ोस के देश स्पेन में। स्पेन में उन्होंने लगभग 7 साल बिताए हैं। तब जाकर के क्वीन इज़ाबेला जो है उनको अनुमति देती है, और एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके बाद क्वीन इज़ाबेला ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, ताकि कोलंबस साहब जो है वो भारत की यात्रा या भारत की खोज की यात्रा या भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते का पता लगाने के लिए वो अपने कैंपेन को, अपने एक्सप्लोरेशन को वो स्टार्ट कर सकें। उनका मानना था उन दिनों की दुनिया गोल है, बेशक पश्चिम की तरफ जाया जाए तो भारत पहुंचा जा सकता था, ऐसा वो मानते थे। उस समय को जो दुनिया थी वो बस एशिया, यूरोप और अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके, नॉर्दर्न इलाके, बस यही वो इलाका था जो जाना जाता था। सुदूर जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हुआ करते थे अफ्रीका के, प्रायः वो भी अननोन हुआ करते थे एशियाई और अफ्रीकन लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अटलांटिक के इलाके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सब देशों से लोग परिचित नहीं हुआ करते थे बेशक। जब कोलंबस अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो वो साल था 1492, जबकि वो लगभग 100 लोगों के साथ 3 जहाज लेकर के वो चले थे 100 लोगों के साथ, और वो पहुंचते हैं बहामास। बहामास सचमुच में कैरेबियन आइलैंड वाले इलाके में पड़ता है। बहामास जो है, जिस टापू पर वो पहुंचते हैं उसका नाम रखा गया है बहामास। सचमुच में वहाँ पर आसपास के इलाके में बहुत सारे टापू हैं, छोटे छोटे टापू हैं, जिसमें एक का नाम है त्रिनिदाद, एक का नाम है टोबैगो, एक का नाम है गायना। गायना भी कई भागों में बट गया वो, फ्रेंच गायना, डच गायना, ब्रिटिश गायना, सूरीनाम, ऐसे कई छोटे छोटे टापू वाले देश हैं। क्रिकेट इस बात की इजाज़त देता है कि पूरे उस बहामास या फिर कैरेबियन आइलैंड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबों का नाम वेस्ट इंडीज़ रखा गया है, और वेस्ट इंडीज़ के वो इलाके जो हुआ करते हैं या छोटे छोटे टापू हैं वो क्रिकेट साथ मिल करके खेला करते हैं। सचमुच में कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने एक नई दुनिया की खोज कर डाली। वो इतिहास इस बात को मानता है, या पुस्तकों में इस बात की चर्चा होती है कि संत कोलंबस ने अमेरिकाज़ की 3 यात्राएं की, लेकिन जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ करता है, संत कोलंबस वहाँ पर अपने कदम नहीं रख पाए या नहीं रखा था उन्होंने। सेंट्रल जो एरिया हुआ करता था, जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी कोस्टल इलाका हुआ करता था, उस इलाके में वो कई जगहों पर पहुंचते हैं या कई जगहों पर वो गए।
दूसरी जो यात्रा उन्होंने की तो वो जगह था हिस्पीनिया या हिस्पोनिया कहते हैं, हिस्पोनिया, जिसको कि अब डोमिनिकन रिपब्लिक भी कहा जाता है, छोटा सा वो देश हुआ करता है। तीसरी यात्रा उन्होंने की और वो साल था 1502, 1502, जबकि वो वेनेजुएला पहुंचे। तो इन दिनों भारत को लेकर के जो खोज की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। कोलंबस से एक बहुत बड़ा जो है वो हीरो बन चुके थे। वो स्पेन की शासिका क्वीन इजाबेला के लिए उन्होंने काम किया था। वो अमेरिका से लौट करके आए, दूसरी यात्रा पर गए, तीसरी यात्रा पर गए, है एक नई दुनिया की ही खोज हो गई। वो अमेरिका में, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी हीरो के रूप में देखा जाता है संत कोलंबस को। भारत आने का अगला जो हमारे हीरो हुआ करते हैं, जो ग्रेट एक्सप्लोरर हुआ करते हैं, उनका नाम है वास्को ड गामा। वास्को ड गामा भारत आए, वो साल हुआ करता था 1498। वास्को डी गामा सचमुच में पुर्तगाल के रहने वाले हुआ करते थे वो, और पुर्तगाल में उन्होंने जो है पुर्तगाल से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। वो पुर्तगाल के किंग जो हुआ करते मैनुअल फर्स्ट ने उनको भेजा था। यदि बात ये पूछी जाए, यदि कि का इतना कोई गहरा सवाल तो पूछा नहीं जाता, फिर भी पुर्तगाल के शासक मैनुअल फर्स्ट ने उन्हें भेजा और वास्को डी गामा की यात्रा 8 जुलाई 1497 को शुरू होती है, जबकि 20 मई 1498 को वो भारत पहुंचे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी यात्रा थी या कितने लंबे दिनों की यात्रा थी। कालीकट पहुंचने में उनको काफ़ी समय लगा, वो लगभग 9-10 महीने का समय लगा। वो खास तारीख थी 20 मई, जबकि वास्को ड गामा कालीकट पहुंचे। कालीकट का नाम इन दिनों कोझिकोड हुआ करता है, कोझिकोड हुआ करता है वो, कोझिकोड, जो कि केरला में पड़ता है वो। उसके बाद तो फिर और भी देशों में इस बात को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो गई भारत में। बेशक वास्को डी गामा भारत आए वो बार्थोलोमियो द डायज के द्वारा सुझाए गए रास्ते को फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड होप पुर्तगाल से वो चलते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं अटलांटिक ओशन के इलाके में, फिर अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज बार्थोलोमियो द डायज ने की थी 1487 ईस्वी में। उस रास्ते से वो हिंद महासागर और अरेबियन सी के रास्ते वो पहुंचते हैं वो कालीकट, जो इन दोनों तो त्रावणकोर हुआ करता था और आज केरला के नाम से वो राज्य जाना जाता है। यूँ और भी बहुत तरह के एक्सप्लोरेशंस होते रहे, बहुत तरह के एक्सपेडिशंस होते रहे। मैं इस बात का प्रयास करूँगा कि अगला वीडियो जो मैं तैयार करूं तो शेष और कई तरह के जो जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हुए, वो अंटार्कटिका की खोज हुई, अटलांटिक का जो इलाका हुआ करता था उस रास्ते से साउदर्न जो अंटार्कटिका है या आर्कटिक इलाका है या फिर नॉर्थ पोल हुआ करता है, साउथ पोल हुआ करता है, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर मालदीव, जो हमारे देश का पड़ोसी देश भी है, बहुत नज़दीक का देश है साउथ में, मालदीव श्रीलंका के बाद दूसरा पड़ोसी देश है। इन देशों की खोज कैसे हुई, इसको लेकर के मैं एक और प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत रखना चाहूँगा। वो धन्यवाद इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए। यदि आपको ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।